ये क्वेश्चन सॉल्व कर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बच्चे, सारा मैं करवाऊंगी आज। ठीक है। और जब भी कल अगर डाउट क्वेश्चन नहीं है तो कल 2 मार्क्स के क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है। कल आपका टेस्ट होगा 2 मार्क्स का, ऐसे ही एक दिन टेस्ट होगा केस स्टडीज का। और इन बिटवीन मैं शेड्यूल रखूंगी फॉर असर्शन एंड रीजनिंग ऑल्सो। शुड भी डाउट्स तो अपने। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक पहले। दिस क्वेश्चन से एक्स इज इक्वल टू, जल्दी से, 7 + 4√3 and y is equal to 1/7 minus 4√3. Find the value of x cube plus y cube. एक्स्ट्रा है ये। if x is equal to 7 + 4√3, y is equal to 1/7 plus 4√3, 1 upon आ रहा है, हाँ आपकी है। राइटिंग के हिसाब से देखो किसका पेपर है ये जसलीन ना हो, ऋषिता और असली पेपर लो, टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर चेक करने हैं, रख लो अपने पास, बट फिलहाल के लिए जो विदाउट नेम है वो यहाँ रख दो। लेट्स सी, ये मैं देखती हूँ किसका है। ये आपका बच्चे, नाम नहीं लिखा। देखो जसलीन, किसी और को देना पेपर चेक करने के लिए। पहले ये क्वेश्चन, चलो फोकस, नाउ लीव एवरीथिंग, इधर उधर छोड़ दो। किसका पेपर किसके पास है, कुछ नहीं पूछने की जरूरत है। इन सबको दिया था, चेक करो। ये 10th का होगा। सभी पेपर्स आ गए सबके पास। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 7 + 4√3, y इज इक्वल टू 1/7 माइनस 4√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, टेस्ट चेक करना है। जल्दी आकर बैठो। क्वेश्चन लिखा तुमने, लिखा है कि जब भी आपको, अब ऐसा जो क्वेश्चन मेरे पास है 1/7 + 4√3, x की वैल्यू, मुझे क्या करना चाहिए, इसको रैशनलाइज करेंगे। हाँ, तो रैशनलाइजिंग के लिए जसलीन, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1/7 + 4√3। नाउ चुप, बिल्कुल 7 - 4√3, चुप कर जाओ, तुम ही बोल रही हूँ मैं। 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है ना। तो x क्या बन जाएगा, सॉल्व करो। त्विषा, आई आर लुकिंग एट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, ये आपने खुद सॉल्व करना है। तो किसी को भी किसी स्टेप में अगर कोई डिस्कशन या कोई कुछ हमारा इश्यू है कि नहीं मुझे समझ नहीं आया, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम, अदरवाइज आई शुड सी योर पेन्स मूविंग। रैशनलाइज किया है हमने, रैशनलाइज किया, उसके बाद क्या आएगा इन द न्यूमरेटर और क्या आएगा इन द डिनोमिनेटर। व्हाट डू वी सी, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 7 - 4√3, एंड व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर, 49 - 48। तो ये मेरे पास आ गया x की वैल्यू 7 - 4√3। व्हाट अबाउट y, 1/7 - 4√3। फिर इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, 7 + 4√3, 7 + 4√3। सो दिस बिकम्स 7 + 4√3, नीचे फिर से वही आएगा 49 - 48। आंसर विल बी 7 + 4√3। अब इसके बाद ये तो हमने x और y को रैशनलाइज करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले लिया। इसके बाद मुझे x क्यूब प्लस y क्यूब निकालना है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी वाली। देखो इसमें ना दो चीजें होती है, या तो x की वैल्यू पुट कर दो, क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, आई विल राइट x एज 7 - 4√3 का होल क्यूब, ऐसे ही 7 + 4√3 का होल क्यूब। एक कुछ लोग क्या करते हैं कि x क्यूब y क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, x + y इंटू x² इंटू x², क्यों नहीं लिखा फॉर्मूला, x² - xy + y²। ठीक है,
इसमें मुश्किल क्या है, इस फॉर्मूला में हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, विच इज अनदर टास्क। इट्स सेल्फ स्क्वायर तो करोगे। अनदर वे राउंड, देखो सबसे, ये मेरा फर्स्ट मेथड है कि मैंने वैल्यू पुट की, ये सेकंड है, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 7 माइनस 4√3। वाई की वैल्यू क्या है, ये इसका हो जाएगा होल क्यूब, लिखो साथ साथ, ऐसे पेन नहीं चलाना है, उधर नीचे लिखो। कर लिया सॉल्व, हाँ तो करो फिर, नेक्स्ट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। अब ये तो एक्स क्यूब वाई क्यूब निकालना था, तो आई विल नॉट पुट द वैल्यूज हियर, एक्स क्यूब वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा, +3, 7 माइनस 4√3, 7 प्लस 4√3, 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3। तो ये आ जाएगा 14 का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -3 +3, ये a माइनस बी, ए प्लस बी पहले भी सॉल्व किया हुआ है, 49 माइनस 48 हो जाएगा, और ये आ जाएगा इंटू 14। 14 का क्यूब क्या होता है, ऐसे ही है। 14 स्क्वायर कितना होता है, 196 किससे मल्टीप्लाई करना है, 14, 2744, यही आंसर आ रहा है, 2702, यही था। शुभी, फिर क्या सॉल्व हुआ था इसमें बताओ, आपने किस तरीके से किया था, इसी से किया था, एक्स क्यूब वाई क्यूब, हाँ उसमें पता क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू के लिए आपको एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर फिर से करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप ये वाला फैक्टराइज नहीं कर रहे हो, आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, आई हैव सीन कि हमेशा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को भी एक्स प्लस वाई होल क्यूब करके ही निकाले, तो तभी बेनिफिट देता है, अदरवाइज आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग से फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया इतना, इजी है, इसके बाद का क्वेश्चन बताओ। चलो सॉल्व करना है इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, वैसे ये होना नहीं चाहिए तुम्हें क्योंकि दो इक्वेशंस बनती है, ठीक है। गिवन m प्लस n इज इक्वल टू 5, 9 रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस n बाय 2, और ये होल रेज टू पावर है -2 -27 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 3 raised to power m into 2 whole raised to power 3, and this is equal to 1/729। ये हॉट्स का क्वेश्चन होता है, जैसे कोई ओलंपियाड्स कर रहा है या एनटीएससी कर रहा है, उसके लिए क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना, इस क्वेश्चन में जहां पर n आ जाए एक्सपोनेंट्स में, मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, कॉमन तो लेते हैं, है ना। एक चीज और मैंने आपको सिखाई थी, या मैं हमेशा कहती हूँ, व्हाट आई वुड अप्रोच इज, आई वुड लुक एट द बेसिस, पावर्स को छोड़ दो, वो तो एन एम है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरा मेन फोकस होता है बेस पर, जैसे 9 है, ये 3, 27, 3, 2, ये क्या है 729, इन सब में कॉमन नंबर दिखेगा आपको, कौन सा, 3, क्योंकि सभी ये जो नंबर है 27 हो गया, 9 हो गया या 729 हो गया, 3 की पावर्स में आएगा, राइट। तो मेरा फर्स्ट फोकस होगा कि सभी को 3 की पावर्स में चेंज करें, बेसिस को मैं उनके सिंपलीफाइड फॉर्म में लेकर आऊंगी, आई विल नॉट लुक एट द पावर्स, बिकॉज़ वो एम एन के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, प्लीज डिस्कशन मत करो प्लीज, समझ में आ गया। तो मेरा फर्स्ट फोकस ये होगा कि इसको मैं क्या लिखूं, 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर n प्लस 1 लिखो। तो हमारा फर्स्ट फोकस ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा यही रहता है कि आई विल राइट 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर n प्लस 1, और ये आ जाएगा, अब यहाँ लिख लिया इतना,
अब ये देखो -n/2 और -2 है, ये आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो उनको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई करके, 3n, यही आएगा। 27 को हम क्या लिखेंगे, 3n, और नीचे 3m इंटू 2 एंड 729 कौन सी पावर होती है 3 की, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। ठीक है, फिर अब क्या हुआ है, सभी नंबर 3 में आ गए। अब जैसे यहाँ पर दो पावर्स है, ये प्लस में है, अब हम चलते हैं बैकवर्ड्स, है ना। अगर आपको x रेज़ टू पावर a x रेज़ टू पावर b मल्टीप्लाई में दिया होता है, आप क्या करते हो, व्हेन बेसेस आर इन प्रोडक्ट पावर्स आर टू बी एडेड। अब आपको ये फॉर्म दी हुई है, तो आपको स्प्लिट करके क्या करना है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, समझ में आ गया। तो मैं इसको लिखूंगी, ये देखो ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2n+2, है ना। तो मैंने इसे लिखा 3 रेज़ टू पावर 2n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 3 रेज़ टू पावर 3n। स्टेप एक ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन सब कुछ इकट्ठा सॉल्व करने की जल्दी में गलत कर ले वो नहीं चलता। अब इसके बाद का स्टेप बताओ, आफ्टर राइटिंग दिस स्टेप व्हाट शुड बी द नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, 3n जो है 2n है और ये n है, ये क्या बन जाएगी, 3 2n और 3n है, क्या बन जाएगा ये 3n इंटू 9 माइनस 3n 8 इंटू 3n। समझ में आ गया। आप इकट्ठा जब देखते हो क्वेश्चन को, इन टोटल देखते हो, हमेशा उसको पार्ट में ब्रेक किया करो। तो पहले मैं किस चीज को छेड़ूंगी, पहले मैं सबके बेसिस को सेम करूंगी, देन आई विल गो फॉर द पावर्स। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकलेगा, इन द न्यूमरेटर कॉमन विल बी 3n। तो मैंने 3n कॉमन लिया, यहाँ क्या बच जाएगा, क्या रह जाएगा 9, और यहाँ क्या रह जाएगा फैक्टर 1। तो क्या ये 8 और 9 माइनस 1 कैंसिल हो गए। अब ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, 3n अपॉन 3n इज इक्वल टू 1 अपॉन 3/6। 3n माइनस 3n इज इक्वल टू 3 ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ कैंसिल, अगर एक सिंगल नंबर होगा ना, सिंगल वेरिएबल होगा, वो अल्टीमेटली कैंसिल होगा ही होगा। ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वेटेड, तो कहना है से 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -6, n माइनस m इज इक्वल टू माइनस। और बस अब यहाँ से ये 10th का क्वेश्चन बन जाता है, m प्लस n 5 के इक्वल दिया था, n माइनस m -2 के इक्वल दिया है। दिस इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना वो आपको नहीं सिखाया गया। करते क्या है, कुछ नहीं, जैसे n था ना, तो इसकी वैल्यू ली -2 प्लस m, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, टीचर्स नहीं मानती हैं, वो कहती है नहीं हमें क्यों नहीं है, ये सिखाया नहीं हुआ या कुछ नहीं, दे डोंट लिसन टू दिस थिंग दैट दिस इज क्वेश्चन ऑफ 10th नाउ। आपने m माइनस n तक निकाल लिया, वो ठीक था, लेकिन इसके बाद n और m की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी वो आपकी 10th लेवल की प्रैक्टिस है ना। जो आपको चीज सिखाई नहीं हुई, मैं उसको बोल रही जी सॉल्व करके बताओ जी, अब ऐसे तो ये करना ही पड़ेगा। ये 2 प्लस m था, है ना। तो ये आ गया 2m इज इक्वल टू 7, m की वैल्यू आ जाएगी 7/2, और m की वैल्यू 7/2 है, तो n क्या हो जाएगा -2 प्लस 7/2। ठीक है, तो n विल बी, समझ में आ गया। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं, क्वेश्चन को एकदम से मत देखना कि क्या हो गया, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, सी इट इन पार्ट्स, उसके बाद ठीक है, और एक एक स्टेप करके, एक एक टर्म करके सॉल्व करो अलग से, फिर उसको क्वेश्चन में लेकर जाओ।
बहुत फायदा देगा इस चीज को। क्वेश्चन कम से कम पूरा गलत नहीं होगा, कुछ उसके एक दो स्टेप्स अगर होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें, कि हमने स्टार्टिंग गलत कर दी उसके बाद समझ नहीं आया मैम को मार्क्स देना दे, राइट। So 25th है त्रिशा, गौतम is not here, अस्मी, लक्षित, आहिल, सानवी, शिवेन, मन्नत, मान्या, धृति, ऋषिता, शुभी, लव्या, नव्या, आदित्य नहीं आया, विस्मीत नहीं आएगी, कायशा, ईश्वी, सृष्टि नहीं आई, ईश्वी है, सृष्टि नहीं आई आज, और सूरज नहीं आया, जसलीन। चलो अब पेपर निकालो अपना, तुम्हारा क्या डाउट है इसमें क्वेश्चन में? हाँ वो एक्स्ट्रा ही बताओगे। हम्म, क्या नहीं दिया हुआ? सब सेम है पर एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया। अच्छा देखते हैं। चलिए मैं आपको सिर्फ इसके आंसर्स बता रही हूँ, ठीक है। सेम पेपर नहीं मिला, हाँ 0 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर होगा इसका? सी पार्ट 1/3। पेपर भी अगर आपके पास है साथ साथ आंसर भी मार्क कर लो। सी पार्ट 1/3 सेकंड क्वेश्चन का, द लीनियर इक्वेशन हैज infinitely many solutions। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज डी। तो चेक कर लो, साथ साथ कर लो, दे दो। ये लग रहा था इन अ बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर होगा इसका? 2.5। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, अ पॉइंट, अ पॉइंट। नंबर लाइन पर ये पॉइंट की तरह शो होती है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी ना, कार्टेशियन प्लेन होगा, तो ये लाइन बनती है। समझ में आ गया? बता दूंगी मैं, छोटी सी चीजें हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 5 इकट्ठा ही करवाती, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? कुछ क्वेश्चन तो ओरली थे, बुक से मतलब बिल्कुल उठाए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 इज 90 डिग्री, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? ये लिख लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये तो आया था आपके उसमें स्कूल में आया हुआ है ना ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज 60 सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज D6। क्वेश्चन नंबर 10, A not equal to 0, B not equal to 0, C part। क्वेश्चन नंबर 11 D part। क्वेश्चन नंबर 12 A part। क्वेश्चन नंबर 13 D, none of these। करेक्ट आंसर है 3.5। जिसने 3.5 लिखा हुआ है उसको मार्क्स देना। इस क्वेश्चन में जिसने 3.5 लिखा हुआ है उसको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर डी मार्क किया हुआ है तो उसको आंसर नहीं देना है। अगर किसने 3.5 लिखा, मैंने कहा था कल कि डी के साथ 3.5 लिखा होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। इरेशनल नंबर आएगा डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 डी पार्ट, 14 का डी। हाँ, √2 × √3 होल का स्क्वायर रूट करना होता है। डी गलत कर दे, गलत कर दे, नहीं समझ में आ रहा गलत करो। अब उसके साथ 6⁴ नहीं लिखा हुआ ना? हाँ गलत कर देते। देन इट्स क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 17 का आंसर ए पार्ट। 18 का आंसर है सी पार्ट। 19
Sides are in the ratio. This is B. Assertion reasoning and 19th is B. Both are correct, but reason does not explain assertion. Question number 20, C part. नहीं, D part. Question number 20 is D. निशिता क्या हो गया? Question 20th is D. पेपर में कम से कम राइट आंसर भी मार्क कर लो. Question number 21, D part. 21 is also D. 22nd is A. ठीक है बच्चे, लिख लिया सबने ये? Volume of sphere of a radius 10.5 centimeter, A part. 24th का आंसर A part. 25th का आंसर D. 26th का आंसर B. 27th B part. ट्रू स्टेटमेंट चाहिए. हाँ, 24th A, 25th D, 26th B. ये क्लियर है इतना? ठीक है. 27th is B. 28th B part. 29th B. 30th C part. 31 B. आई अगेन से कुछ क्वेश्चन तो सच में बहुत इजी थे, विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व होते थे इसमें. 29th is your B part. 30th is C part. 31st is B. 32nd C 0. 33rd B part. Question can be answered by either statement alone. 33rd का B part. Question can be answered by either statement alone. Question 34. क्या लगता है क्या आंसर है? 34th is C. 35. Things which are double of same things are equal. ये यूक्लिड्स का है. क्वेश्चन नंबर 36 B part. क्वेश्चन 37 C part. क्वेश्चन नंबर 38. 38 क्या लगता है क्या होगा आंसर? Both x axis and y axis B part. Question 39 is C part -1. 38 B, both x and y. किसी ने अगर 38 जब भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना कि नहीं समझ में आ रहा, उसको 0 मार्क दे दो. फोर्टियथ क्वेश्चन इज, हाँ तब भी 0 दे. क्वेश्चन नंबर 40 C part. क्वेश्चन नंबर 41 C part. क्वेश्चन 42 B part 140. क्वेश्चन 43 D part 2. क्वेश्चन 44, इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नहीं था, 4 सेंटीमीटर. 42nd का बच्चे 140 B पार्ट. 45th लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये डी, ये सी लिखा हुआ है ना, ऐसे डी होगा बाय चांस, मतलब ये तो बाय लॉजिक ही पता लगता है कि डी होगा या डी लिखा हुआ है या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखना जरूरी है. अगर वो लिखा हुआ है डी ऑप्शन करके लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये कहना कि यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो मैंने सी मार्क कर दिया, नॉट वर्क. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 46 इज बी पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट. हो गया? हो गया बच्चों सबका? 47th का आंसर है ए पार्ट.
अब अगर 47th क्वेश्चन है तो स्क्वायर रूट निकालना नहीं आना चाहिए आपको। अगर ये आ जाता है तो मैं क्या करूंगी? 47, ये क्वेश्चन अगर मान लो पेपर में आ गया, क्या करना चाहिए? ऑप्शंस के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को स्क्वायरिंग कर लो। ठीक है, 47th इज गो बाय ऑप्शंस। 47th क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो। वैसे ये नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना होता है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में सॉल्व करना हो जाता है। बट अगर मान लो ये क्वेश्चन मुझे आता है तो मुझे क्या करना चाहिए? आई विल गो बाय स्क्वायरिंग द ऑप्शंस। ये स्क्वायर रूट ढूंढने को कह रहा है। जैसे मैं कहूँ 25 किसका स्क्वायर रूट है? आपके ऑप्शन में आप क्या करते हो? 5 चेक करोगे, 5 को स्क्वायर करोगे तो 25 आना चाहिए, राइट? तो ऐसे ही ये स्क्वायर रूट पूछा हुआ है किसी एक नंबर का, तो आप ऑप्शंस में से जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसमें स्क्वायर करोगे, राइट? तो जैसे √3 प्लस √2, चलो करो इसको स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर है ये। √3 प्लस √2 को स्क्वायर किया। I would have gone for squaring. This is a question which I go by options. स्क्वायर रूट निकालना इतनी जल्दी आपको नहीं आएगा, मे बी ना दे, एक्स और वाई में दे सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में शायद ना दे। लेकिन अगर मुझे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में दिख रहा है तो आई नो हाउ आई वुड गो अबाउट इट। आई वुड गो विद ऑप्शंस। ऑप्शंस को स्क्वायर करो, आंसर आ जाए। समझ में आ गया, राइट? क्वेश्चन नंबर 48 is C part 50. Question number 49 B part. Question number 50 is B part 230. Question 51 D, both B and C. Question 52 is B 41. किसमें? चल वो तो फिर इतना तक छोड़ दे। हाँ, ऑप्शंस में मेन होगा, चाहे 17 का A0 है, 45th। हाँ, डी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, डी भी कर दिया और फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी है। अगर अकेला ऑप्शन जैसे डी लिखा हुआ है, ये नहीं क्लियर हो रहा कि ए है, डी एस के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसको क्रॉस कर दो। कभी कभी ऐसा ऐसा लिखा होता है और लगता है ये सी लिखा हुआ है। अब ये ए है या सी है नहीं समझ में आ रहा। हाँ, ये बिल्कुल कट कर दो। अगर बिल्कुल खाली लिखा हुआ है ना, सिर्फ ऑप्शन लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है ABCD में, आंसर क्या है वो नहीं लिखा हुआ, तब भी 0 दे दो। ठीक है, अब मैं ये डिस्कस करती हूँ। टेक योर टाइम, आराम से करो ऐड इन सबको। एक मिनट बेटा, बस उनको वापस देना, मैं सिर्फ 4 लिख लूँ सबका, बच्चों को वापस ही करना है। ठीक है, विषय का पेपर किसके पास है? 40। अच्छा, गौतम पेपर देना दिया था कल, इसने कितने मार्क्स आए हैं गौतम के? अस्मी ने नहीं दिया था, अस्मी ने दिया था पेपर ये। लक्षित के कितने मार्क्स है? आहिल कितने मार्क्स है? सानवी, पेपर किसके पास सानवी का? शिवेन, पेपर किसका शिवेन? कितने मार्क्स है? हाँ, मन्नत, मान्या, मान्या का पेपर है ना किसी के पास? ज्योति ने दिया नहीं था। मान्या के 45। ऋषिता एब्सेंट। शुभी, लव्या, नव्या ने दिया था पेपर ये, 30। आदित्य,
बिस्मीत एब्सेंट। हाँ, आरुष के बताओ। कायशा, ईश्वी, सृष्टि ने पेपर दिया नहीं था, सूरज ने नहीं दिया था, और जसलीन। जसलीन के कितने हैं? गौतम का पेपर किसके पास है? शिवेन का पेपर हुआ नहीं अभी तक, करो। कायशा, जसलीन का होगा फिर वो। तुम्हारे पास तुम्हारा पेपर है? तुम्हारे पास किसका है? दिखाओ। ये गौतम है। कितने थे त्विषा मार्क्स इसमें? हाँ, 28। ये गौतम है। फाइन, चलो डिस्कस करें इसको। अब किसके मार्क्स रह गए देने वाले? शिवेन के मार्क्स बताओ एक तो। 38। सृष्टि और जसलीन, जसलीन आपके मार्क्स रह गए। कायशा के कितने हैं? नव्या के कितने हैं? बाकी सबके मार्क्स हो गए, सिर्फ एक कायशा रह गई और एक जसलीन। बाकी पेपर सबको दे दो, जो एब्सेंट है उनके पेपर्स रख दो, आपस में अपने पेपर्स रिटर्न कर दो। और आओ चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे अभी लास्ट वाला ही था। 28, 22। कायशा के अब सिर्फ इतना देखो, किसी ने पेपर अगर आपका सही चेक नहीं किया तो आपकी गलती क्या रही है, आपने ऑप्शन नहीं लिखा या कुछ नहीं लिखा है, जो भी ईश्वर विल सी अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 1 का, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चन तो ओरली सच में होने वाले थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था? इसमें 1/3 तो है आंसर, पर हाउ वुड यू हैव सॉल्व्ड इट? किसी को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? 3 लिखा हुआ है, √12, √12 को हम क्या लिखेंगे? 2√3, समझ में आ रहा है? और 6 और 27 को हम क्या लिखेंगे? रूट में है तो 3√3, समझ में आया? जिसकी भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, प्लीज टेल कि मुझे ये नहीं समझ में आया, या कुछ भी इसमें भी सुबह शर्म नहीं करनी। इतनी सिंपल सी चीज समझ नहीं आई, नहीं समझ में आई तो बताओ। एंड लुक एट इट, लुक एट द क्वेश्चन नाउ दैट आई हैव सॉल्व्ड इट। अब बताओ किसी को कंफ्यूजन है कि क्या होना चाहिए था, क्यों? अगर इस सोल्यूशन के बाद भी अगर आपको लगता है कि क्यों, देन आस्क मी। समझ में आ गया जसलीन? नहीं समझ में आया? आपने 12 को फैक्टराइज किया, 2 × 2 × 3, और ये स्क्वायर रूट में है। इस स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया। 27 को लिखा 3 × 3 × 3। पहली बात तो ये सोच लेना, अगर मेरा डाउट है तो वो डाउट है, चाहे वो जितना मर्जी स्टूपिड सा हो, जितना मर्जी हमें लगे कि नहीं दिया तो शर्म वाली बात है, ऐसा नहीं करना। आपका एक डाउट है, सोच लेना कोई एक बच्चा और बैठा होगा जो पूछने से घबरा रहा है, राइट? सो इफ इट्स अ डाउट इन योर माइंड, इट्स अ वैलिड पॉइंट, पूछना ही है मुझे। समझ में आ गया? क्योंकि मार्क्स तुम्हारे ही आएंगे, नहीं आएंगे मार्क्स तो वो बच्चा तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाला नहीं है कोई, अपने मार्क्स कोई देने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास डाउट है, प्लीज डू आस्क इट, एंड ये नहीं सोचना कि नहीं पता नहीं पूछ कर क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी। कोई बेइज्जती होने वाली, मार्क्स नहीं आएंगे, ज्यादा बेइज्जती है वो। 2/6 आंसर इज 1/3। समझ में आ गया? देन क्वेश्चन नंबर 2, लीनियर इक्वेशन है, तो मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट हैज? इनफाइनाइटली मैनी। ये ऑलरेडी होने वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई सॉल्यूशन खुद सॉल्विंग नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द लाइन? तो इसके लिए क्या करना था? चेक द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई पुट करना है। कौन से ऑप्शन में नहीं है? क्या गलत किया हुआ बताओ? आपने डी नहीं लिखा होगा, डी नहीं लिखा होगा, 412 नहीं लिखा होगा, दोनों में से एक चीज है। 16, चल थर्ड पे तो कर दो। डी इज 412, राइट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन बार ग्राफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 30 किलोमीटर।
1 सेंटीमीटर का स्केल दिया हुआ है 30 किलोमीटर, तो वो कहते हैं 75 किलोमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना लेंथ मार्क करोगे। तो क्या करेंगे इसको, 30 किलोमीटर शोज 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 1/30, एंड फॉर 75, ये तो है कैलकुलेशन बेस। अब देखो, अगर 30 किलोमीटर है तो मैंने ग्राफ में मार्क किया एज 1 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पर 1 2 ऐसे शो किया कि ये 30 है, फिर 60 मार्क किया होगा, 60 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 60 के बाद क्या आएगा, 90, तो 75 एग्जैक्टली इन बिटवीन है। समझ में आ गया, 75 को मैंने ब्रेक किया 30 + 15, इसे ग्राफ के साथ लोकेट करते। समझ में आई बात, ये आंसर विल बी 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटी सी बात है, आपकी बुक में दिया भी हुआ है लीनियर इक्वेशन में, और अगर ये पेपर में आएगा ना तो गलती होनी मतलब जायज है कि गलती होगी मैक्सिमम की, बिकॉज द क्वेश्चन हैज अ वेरी थिन लाइन, जहां पर इसमें कंफ्यूजन या फिर कोई सेम चीज, इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके मल्टीपल वेज में मैं लिख सकती हूँ। देखो इक्वेशन क्या है, 2x + 9 = 0, इस इक्वेशन में क्या है, सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है नंबर लाइन, दिस इक्वेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, आपने √3 को नंबर लाइन पे शो करते हो तो क्या ड्रॉ करते हो, कौन सी लाइन शो करते हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, तो नंबर लाइन शो की मैंने, ठीक है, ये ड्रॉ की, करो ड्रॉ। इस नंबर लाइन पर ये इक्वेशन को शो करना है, ये यहाँ पे x लिखते हो ना, x और ये 0 होता है, नंबर लाइन यही है, इसके अलावा कुछ और है, राइट। तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू -9/2, x इज इक्वल टू -4.5, तो इस नंबर लाइन पर ये -4.5 कहाँ आता है, यहाँ पर। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को नंबर लाइन पे शो करना है तो क्या होगा, वो एक सिंगल पॉइंट। समझ में आ गया, अगर इस इक्वेशन को नंबर लाइन पे शो करना है दैट इज सिंगल पॉइंट, हाँ 2 लाइन होगी, इनफाइनाइटली तो उस पर लाई करते हैं, वो उसका ग्राफ क्या बनता है, इट इज अ लाइन। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये चीज, ये नंबर लाइन कही थी और ये इक्वेशन थी इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब अगर यही लिखा जाए 2x + 9 = 0 ऑन कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सेस, लिख लो इन चीज को, तब कैसे शो करते हैं इसको, हेलो, हाँ जी, नहीं, ऑन कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम इसको कैसे शो करेंगे, तब आप इसको कैसे शो करते हो, सी, तब हमारे पास क्या होता है, y साथ में आ जाता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होगा या कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगी या क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होगा, कहीं पर भी जहां x और y इकट्ठा बन गया। सो आई टेक दिस स्पेस नाउ, यहाँ पे इसको ऐसे शो किया, ये लिया, ठीक है, और ये लिया, ये है तो x एक्सिस ही, ये भी y एक्सिस नंबर लाइन है, बस साथ में हमने y एक्सिस भी साथ लगा दी, तो आप इसे लिखोगे यहाँ पर -4.5, हाँ जी, 5.5, आ जाओ, दिस इज -4.5, समझ में आ गया। अब देखो ये लाइन है हमारे पास 2x + 9 = 0, इसको 2 वेरिएबल्स में कैसे शो करते हो, 2x + 0y + 9 = 0 ऐसे शो करते हैं, है ना। तो x को तो आपने रखा, जब मुझे इसे बैलेंस करना है तो x कैन बी ओनली -4.5, y क्या हो सकता है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, y कैन बी एनी वैल्यू, 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ना 2x + y + 9, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, समझ में आ गया, लिखो, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर इसी को कार्टेशियन प्लेन में शो करना है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, अगर इसको मुझे शो करना है इन अ नंबर लाइन तो एक पॉइंट बनेगा।
और इस लाइन के आप अपने आप में अगर एक सिंगल वेरिएबल है तो सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो 1.1 सॉल्यूशन, और अगर मुझे कार्टेशियन प्लेन में शो करना है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बिकॉज दिस लाइन कैन कंटिन्यू इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ये लाइन बढ़ सकती है, तो इसको हमने लिखा 2x + 9 = 0। इतना क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो अब ऐसे ही अगर लाइन होती 2y + 9 = 0, तो इसको हम क्या लिखते हैं? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लिख लो, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर y के साथ इक्वेशन बनी हुई है तो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, अगर x के साथ बनी है तो y को पैरेलल है। ये एक क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आ सकता है, राइट? ऑप्शंस में दिया जाएगा, वहां पर टाइम लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन समझदारी इसीलिए पढ़ा हो पहले तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होती, टाइम सेव होता है, वी कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन सम अदर क्वेश्चन। समझ में आ गया इतना? अब इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेंज किया था, ये ई जी है, ई जी एंड एफ जी आर बाइसेक्टर, जो स्ट्रेट अवे फ्रॉम बुक है। क्या होगा इसका आंसर? ये वाला एंगल क्या होता है, पता है सबको कैसे? रिशिता क्यों नहीं पढ़ रही हो तुम? उससे क्या फायदा बता, फिर थोड़ा सा तो फोकस करो अगर सिर दर्द कर रहा है। ठीक है, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, देख टाइम बहुत कम है, उतना ही टाइम है, मैं भी कह रही हूँ कि हाँ चाहे सर दर्द करे दवाई लेकर या बैठो, बस सुनो, ध्यान तो दो। तो ये 90 डिग्री एंगल सबको समझ में आ रहा है कैसे आएगा? दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज वाई। 2x + 2y किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। क्या रीजन है इसमें? को इंटीरियर एंगल्स लिखो इस चीज को, अगर ये नहीं समझ में आया था। x + y = 90। अब ट्रायंगल होगा EGF और आपका एंगल EGF आ जाएगा 90 डिग्री। टू लाइंस आर सेट टू बी perpendicular because they intersect at right angles। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट करेंगे आप। ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था, आपके किसी एक टर्म पेपर में, डीएवी में था शायद ये। दिस इज इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज 2 टाइम्स एंगल बी प्लस एंगल डी। सो इफ एंगल ए इज 140, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने आप से क्या लेंगे? 360 क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स, की एंगल्स की बात हो रही है और क्वाड्रिलेटरल है, तो वी टेक सम ऑफ ऑल एंगल्स एज 360। ए प्लस सी जो है वो 3 टाइम्स है, मुझे एंगल बी निकालना है, तो मैंने ए और सी को रिप्लेस कर दिया 2b + 2d, और ये आ जाएगा b + d = 360 डिग्री। समझ में आ गया? 3b + 3d इज 360 डिग्री, b + d किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री, और यहाँ से b हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, 120 आंसर आया। मैंने क्या मार्क करवाया? हाँ 120 आएगा। b + d इज 120 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ऑफकोर्स 60 होगा। ये ऑप्शन मार्क रहा है ना? हाँ आंसर सही मार्क रहा है। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 8 सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, x² + 1/x², 38 के इक्वल है, तो कहते हैं x - 1/x की वैल्यू निकालो। जब भी स्क्वायर से पीछे जाना है हमें, तो जो टर्म दी हुई है उसका स्क्वायर कर दो। फॉर्मूला क्या होगा? x² + 1/x² माइनस 2x × 1/x। ये तो मुझे वैल्यू निकालनी है। x² + 1/x पर किसके इक्वल दिया हुआ है? 38, माइनस कर देंगे 2, 36। डायरेक्ट आंसर, स्क्वायर रूट का आंसर मार्क होगा 6। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसका कम से कम लिख लो इस क्वेश्चन को। समझ में आ गया इतना? राइट। क्वेश्चन नंबर 10, टू वेरिएबल्स की फॉर्म में इक्वेशन कब होगी? जब
ए बी 0 के इक्वल ना हो, बी भी 0 के इक्वल ना हो, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 बी सी इक्वल टू क्यू आर डायरेक्ट था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 कहते कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया और जो अंदर वाली फिगर है वो रोम्बस बन रही है, तो जो बाहर क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा? रेक्टेंगल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसने कहा है फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर इज अ रोम्बस। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रोम्बस बन रहा है तो वो रेक्टेंगल के अंदर बनता है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? रेक्टेंगल। AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवाया था, चेंज करवा दिया था। कितनों का सही है क्वेश्चन नंबर 13? क्लास में चेंज करवाया था, सर्कल दिया हुआ है, AD इज द डायमीटर। आरुष का सही था? आहिल डायमीटर ड्रॉ करो। AD इज द डायमीटर, O इज द सेंटर, AB इज अ कॉर्ड, AB कॉर्ड दी हुई है 24 सेंटीमीटर और BD कॉर्ड दी हुई है 7 सेंटीमीटर। जिसको भी मैंने पेपर दिया है ना उसमें करेक्शन दी है, जिसने अभी पेपर कलेक्ट किया होगा मुझसे उसमें करेक्शन दी हुई है। ये 7 आ गया, तो उसने कहा है यहाँ से M मिड पॉइंट है, OM की वैल्यू निकालो। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। अगर ये भी नहीं करना है ना, नहीं समझ में आता, अगर ये कि दिस इज O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है, एंड M is the midpoint of AB. Line joining midpoints of any two sides of a triangle parallel to third side equal to half of it. अगर ये भी चीज नहीं करनी, नहीं समझ में आया, तो आप क्या करते हैं? AD ये एंगल क्या है? क्यों है एंगल 90? बिकॉज दिस इज एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो O क्या, तो इसके हिसाब से AD हो गया 25 सेंटीमीटर, AO कितना हो गया? 12.5, और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये कितना हो गया? 12। अगर आप यहाँ पर भी पाइथागोरस लगाते तो OM आ जाता 3.5, अगर मैं सर्कल्स के वे से चलती हूँ। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया है बाय मिड पॉइंट थ्योरम विच इज लाइक अ डायरेक्ट आंसर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो जो हमने पेपर में किया हुआ है, यहाँ से रेडियस निकाली 12.5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो AM आ जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड OM स्क्वायर विल बी AO स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर हो गया बच्चे? तो इसका आंसर आता है 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा, लिख लिया बच्चे सबने? 14 करवाऊं? ठीक है, चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में दिखा है इरैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 के बीच में इरैशनल नंबर। देखो इसके ना मल्टीपल वेज होते हैं, अगर मुझे ऑप्शन भी दिख जाए ना तो इसका एक भी नहीं होता है कि कभी भी दो नंबर्स है A एंड B, इनके बीच में इरैशनल नंबर अगर लगाना है तो हम क्या करते हैं? A और B को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, तो उस लॉजिक से √2 और √3 मल्टीप्लाई होंगे और इसका स्क्वायर रूट आ जाए। समझ में आ गया? आंसर विल बी डी। irrational number between two numbers A and B is given by √AB। दो नंबर्स लो, उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लो। तो इस वे से मैंने √2 और √3 को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया √6। फिर मुझे इसका फर्दर स्क्वायर रूट लेना है, राइट? ये टेक्निक लिख लो, क्योंकि ये ना पेपर में कहीं ना कहीं कि ऐसे सॉल्व करो जी, ऐसे सॉल्व करके हम कैसे करेंगे? जैसे ऑप्शन में दे दिया, अब 6⁴ निकालना किसको नहीं आता, फोर्थ पावर का आंसर निकालना नहीं आता, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? तो ये टेक्निक होती है, टू नंबर्स उसके बीच में इरैशनल डालना है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल?
डी पार्ट -4, क्योंकि बाकी सब में जो वेरिएबल है या तो नेगेटिव पावर के साथ है या फिर पावर में आ गया 1/2, एक्सपोनेंट जो हो गया दैट बिकम्स अ फ्रैक्शन। क्लियर है इतना सबको? क्वेश्चन नंबर 16 पे डायरेक्ट था, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, तो इससे क्या हो जाएगा, बीसी AB इज इक्वल टू DE, FE इज इक्वल टू CB। सेकेंड पार्ट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ ही देखा, √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, क्यों डी पार्ट लिखा भी है और बी मार्क भी किया है, दोनों चीज लिखी है, दिखाओ। और किसका गलत हुआ है? +1 कर लो। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, दादू को फोन कर दिया करना। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर विल बी ए पार्ट, ठीक है। डिग्री विल बी, हाँ, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की पावर, ठीक है। √3 क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट किसका, एक्स का, लेकिन एक्स इस टर्म में नहीं है तो एक्स को पावर क्या दी होगी, 0, तो डिग्री इज 0, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कोनिकल टेंट इज 21 मीटर हाई, एवरेज नंबर ऑफ तो इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करना था, और डिवाइड क्योंकि इसमें लिखा है क्यूबिक डेसीमीटर्स, राइट, तो हमारे पास होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। समझ में आ गया? तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको डिवाइड बाय 10 करते हैं, का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/3 22/7, रेडियस क्योंकि दी हुई है 21 मीटर, तो ये हो जाता इंटू 210, 210, अच्छा हाइट 21 है एंड डायमीटर इज 4, तो रेडियस आ गया 20 इंटू 20 कन्वर्जन के बाद, और हाइट आ जाता 210, और इसको डिवाइड करना था 10 से, आपके पास आंसर आता 88। ठीक है, अगर कन्वर्जन नहीं भी की ना, मान लो कन्वर्जन नहीं की, आंसर आता था 880, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मार्क कर देते हैं 8800। सबने यही किया, दिस इज अ वन स्मार्ट मूव जो हम कर सकते थे कि कन्वर्जन नहीं आती उसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, जस्ट वन स्मार्ट मूव कि हाँ मुझे कन्वर्जन नहीं आती लेकिन आंसर 88 है और डिवाइड 10 से हो रहा है, ठीक है, तो जीरो में ही फर्क पड़ेगा, हमारे किसी और नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन अगर थोड़ा बहुत भी सॉल्व करती हो ना, इसको थोड़ा बहुत भी सॉल्व करती हो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा विच इज ट्रू, लेकिन पेरीमीटर एक्सप्लेन नहीं करता तो आई विल मार्क आंसर बी। अगर मुझे फॉर्मूला लिखा होता तो मैं कहती कि हाँ 3 साइड्स दी है, मैं साइड्स निकालकर फॉर्मूला में पुट करूं, पेरीमीटर बताकर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसने कहा हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, डी पार्ट assertion फॉल्स है, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एरिया, ये भी फॉल्स है, assertion is false, reasoning is true, answer will be D। क्वेश्चन 22, ये भी ट्रू है, और इसने एक्सप्लेन किया हुआ रीजनिंग ने कि एवरी पॉइंट व्हिच सैटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन। क्यों मैंने कहा ये सॉल्यूशन है, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो रीजन एक्सप्लेन्स assertion, आई विल मार्क आंसर ए। समझ में आ गया इतना सबको, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पेज नंबर 4 आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ये भी बहुत डायरेक्ट आंसर था 4851। दिस आंसर आल्सो यू कुड हैव सॉल्व बाय 300 + 5, 300 + 8, जैसे मर्जी सॉल्व करते इसको, आंसर आपका 93940 आता, क्योंकि मेथड हमें चाहिए ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करके करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें सिर्फ -2 पुट करना है, आंसर विल बी डी पार्ट, है ना? ठीक है कि नहीं बच्चों, समझ में आ गया ये? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में
हाँ सही कर लो उसको। आपने आंसर लिखा हुआ 93940। क्वेश्चन 26 में पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अगर ये 48 दिया हुआ है तो ये एंगल कितना होगा? 66। ये x होगा, दिस इज ऑल्सो x, है ना। फिर हम करेंगे 2x प्लस 48, सॉरी नॉट x, इसमें a ले लो बिकॉज ये तो x की वैल्यू तो हमें निकालनी है। दिस इज a, दिस इज a, 2a प्लस 48 इज इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू क्या आती? 66 डिग्री। तो a प्लस x इज लीनियर पेयर 180 डिग्री, आंसर होता 114। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? every real number is either rational or irrational. This is only true statement, बाकी सब false है। इस चीज में चेक करना आपको not true, true क्या पूछा गया है। ये 28 क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम बुक है, आंसर 70 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ 25 का आंसर है डी पार्ट। डी है ना, 5th पेज है। इसमें इतने भी क्वेश्चंस मतलब थोड़े जो थे, हाँ सोचकर करने वाले थे, बट सारे ही क्वेश्चंस ना सॉल्व वैसे तो नहीं थे। एजर्शन रीजनिंग कितना की सही है? गलत है। कौन से वाला? 5th पेज लेना ना मुझे, 5th से पेरीमीटर दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें सिर्फ आपका थर्ड, द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मिड पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के ड्रॉ ज्वाइन करते हैं तो जो रिजल्टिंग ट्रायंगल बनेगा वो भी क्या होगा? आइसोसेलेस। ठीक है, रिजल्टेंट ट्रायंगल भी हमारे पास आइसोसेलेस ही आएगा। तो इसका सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ट्रू था, थर्ड पार्ट फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा बी। इस केस में अगर इसको प्रूव करना को कहा जाए, ये ना प्रूव करने में आ सकता है। मैंने एमसीक्यू में से पिछले दिया ताकि क्वेश्चन क्लास में करवा दूं। आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी एफ। इसमें हम क्या लिखेंगे? एंड बी एफ ऑन बोथ साइड्स। समझ में आ गया? लिख लो इसको। तो ये मेरे पास बन जाएगा ए एफ इज इक्वल टू सी बी इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी बी। EF is equal to DB ये given है। Then you have AF is equal to CB proved above। एंगल यहां से F लिया और यहां से एंगल B लिया, दे आर इक्वल, और SAS के थ्रू मैंने प्रूव कर दिया। ये होता अगर डिटेल्ड में मुझे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ये बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन देखो ना इसने AB और CF को इक्वल दिया है। AB CF ट्रायंगल का पार्ट बनकर नहीं आ रहे किसी भी। तो मैं क्या करूंगी, इसमें जो कॉमन BF है टू बी एडेड ऑन बोथ साइड्स। तो एक ट्रायंगल में AF आ जाएगा और दूसरे में BC साइड आ जाएगी। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 31। कौन से एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट कौन है? किसने कहा पैरेलल है? गिवन नहीं है पैरेलल बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन 31। एक्स एक्सिस को मीट करना है तो y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 0। अगर कुछ समझ नहीं आता तो पॉइंट्स पुट करके देखिए। ठीक है, क्वेश्चन 32। x की वैल्यू पुट करनी है, पहले -1 और फिर पुट करनी है 1, आंसर 0 आएगा। पैरेललोग्राम अगर प्रूव करना है, ऑपोजिट साइड इक्वल दी हो तो पैरेललोग्राम होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हो तब भी पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, और थर्ड में उसने डी पार्ट C0 एक्स एक्सिस मीट करना है, एक्स एक्सिस y0 होगा, पॉइंट C0 है, पॉइंट इज C0, y को 0 पुट करके इंडियन डांस। ठीक है, 33rd हो गया बच्चे सबका। ठीक है ना, 34th क्वेश्चन। अब इसमें सिर्फ ये फाई और थीटा देने की वजह से कंफ्यूजन है। अगर ए और बी करते तो मुझे लगता नहीं है कभी किसी गलत हुआ है। ये सबका सही है, आंसर 45 आ रहा है।
ये बनता है 4 5 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अ ग्रीक लेटर। ये आगे आपके मैथ्स में या आपके साइंस में फाइ थीटा बहुत बार यूज होगा, ठीक है। तो इसके बाद यूक्लिड्स का है, आई हैड फुल एक्सपेक्टेशंस की डबल ऑफ समथिंग ही लिखोगे। क्या लिखा है इसमें? थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। Which of the following is not an equation in two variables? लीनियर लिखा हुआ है इसलिए मैंने बी पार्ट मार्क किया, लीनियर लिखा हुआ है सिर्फ इसके वजह से। टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी निकालना है, मिनिमम क्लास इंटरवल 5 है, तो 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, जो ये फ्रीक्वेंसी 8 है, 4 इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड बाय 4 करोगे आंसर आ जाएगा 2। सी और 2 दोनों लिखा हुआ है, तो सही कर देख लो, चेक करो, साथ वाला बच्चा चेक कर लो, एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगी ना। इट विल बी फेयर फॉर एवरीवन, राइट। अब इसके बाद है, बस 39 तक करवाऊंगी। पॉइंट 0 लाइज ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, किसी भी एक क्वाड्रेंट का नहीं है, ये एक्स पे भी लाई करता है, वाई पे भी लाई करता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -1, नेक्स्ट भी लिख लो, ये हो गया। कितने क्वेश्चन रह गए? दिस इज 39, एक पेज रह गया बस और। ये तो मैंने काफी करवा भी दिया। चलो चलो, ये कल मैं डिस्कस करवाऊंगी आपको, ठीक है।